वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में कि 21 न्यूज़ पे ये सिलसिला जारी है। फ्रंट लाइन न्यूज़ का ये सिलसिला है और बड़ी अहम खबर है जो अभी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हमारी इस ट्रांसमिशन में हमें वरीशा ने ज्वाइन किया है, हमारी एंकर हैं। और वरीशा को भी वेलकम करूँगा। वरीशा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और डेवलपमेंट लेटेस्ट जो है वो सामने आ चुकी है वरीशा, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम सुबह से ये बात कर रहे थे कि वो सीज़ फायर की तरफ उनको जाना पड़ेगा। जो इंडिकेशंस हमें मिल रही थी, जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही थी, उसको देखते हुए भारत ने ये फैसला किया कि बिलाखिर सीज़ फायर का ही रास्ता अब बचा लेकिन है। जी, लेकिन यासिर, मुझे ये समझ नहीं आया कि इस मौके पर सीज फायर कैसे मुमकिन हुई, जबकि मोदी हुकूमत पहलगाम वाक़े की जद में ना गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मान रही थी और कुछ भी जो हम ऑफर दे रहे थे उसको कबूल नहीं कर रही थी। तो ये कैसे मुमकिन हो सका कि अमन सुलह की बात सुनने को तैयार हो गई वो? वरीशा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा कि ये जो होस्टाइल एटीट्यूड था ना, ये पिछले हफ्ते से जो जारी है, बल्कि इनफैक्ट ये पहलगाम का जो वाकया इंसिडेंट हुआ, जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद से जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो वर्बल एक्सचेंज हो रहे थे वर्ड्स, और जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स और ख़ासतौर पे जो उनका मीडिया जिस किस्म की बातें कर रहा था, वो तो अनएक्सेप्टेबल था। उनकी मीडिया जी। ने तो यासिर पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया था। ये बड़े अफसोस की बात है वरीशा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस किस्म का फॉल्स न्यूज़ जो है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जिस तरह से फ्लोट की जा रही थी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो इस किस्म की बातें कर रहे थे। गॉड फॉरबिड, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, फॉर गॉड सेक। बार बार ये बताते रहे, रिस्पॉन्सिबली प्ले करते रहे। इस सारे अरसे में आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, बड़े बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबली सारी चीज़ों को हमने टेकअप किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने कहा ये मुमकिन कैसे हुआ, तो आज का जो मैसेज गया है ना, ये न सिर्फ भारत को, बल्कि उसके जो एलाइज हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भी एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो जा चुका है। बिल्कुल ऐसा ही और है। मेरा ख्याल है कि अब ना चाहते हुए भी उनको ये जो चीज़ है अब उनको समझ में भी आई है और उन्होंने ये ऑप्शन जो है उसको इख्तियार किया। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। छोटी सी एक ब्रेक मैंने यहाँ पर लेनी है, एक छोटी बिल्कुल सी बिल्कुल ब्रेक लेते बिल्कुल। हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को जारी रखते हैं। तो छोटी सी ब्रेक एक ले लें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद आपको अपडेट भी देंगे और सीज फायर के हवाले से भी आपको बिल्कुल बताएंगे। जी, जी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ फ्रंट लाइन न्यूज़ के 21 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में। जैसे कि नाजरीन आप लोगों को पता है कि आजकल क्या टॉपिक चल रहा है और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने आई है कि भारत जो है वो सीज़ फायर पे मान गया है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, लेकिन खैर इन दी एंड हमें तो पता था कि ये होना ही होना है, क्योंकि भारत को मुँह की खानी है। और जब पाकिस्तान ने कल भारत को मुँह तोड़ जवाब दे दिया, तो अब भारत के पास कोई और जवाब नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी उसके पास जो वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकता है। इन दी एंड उसने मानना सीज फायर पे ही था। तो खैर इसी मजीद बात को जो हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ताहा शेख ने। ताहा, क्या समझते हैं आप ये जो मामला हुआ है अचानक से सीज फायर का, तो क्या कहेंगे इस पे अच्छा आप? बिल्कुल, क्योंकि रात भर हम लोग यही मौजूद थे और जब ये मामला शुरू हुआ था तो हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि अब ये बात बहुत आगे निकल गई है। क्योंकि जब मिसाइल लॉन्च कर दिए, यहाँ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई, तो बात अब ये बहुत अहम है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सालिसी किरदार कौन अदा करेगा। क्योंकि हम सबको पता है दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोनों के पास, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और अगर इनकी फाइट होगी तो पूरे खत्ते के अमन की खराबी वाली बात है। तो हम यही बात कर रहे थे कि इसमें सालिसी किरदार कौन अदा करेगा। तो हमने सुबह ये देखा, अमेरिका सामने आया, भारत ने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। वो बात जो हम बचपन से सुनते थे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसका अमली नमूना हमने देख लिया कि जब जवाब आया तो फिर वो बात भी मानी उन्होंने, और उन्होंने अब ये नतीजा भी निकाला कि अब सीज फायर किया जाए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा ताहा, क्या कहते हैं, दुनिया के उस मुल्क से एक आवाज आ रही थी कल तक कि इट्स नन ऑफ वार बिजनेस, लेकिन आज अचानक से ट्वीट पे जो है खबर आती है कि वो अमेरिका बता रहा है कि भारत ने जो है वो सीज फायर के लिए जो है वो मान गया है और भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू से यही वाली बात की थी कि जो हमारी पुरम खामोशी है, इसको गलत ना समझा जाए। ये जो हम पुरम थे, हम खामोश थे, इसका मतलब ये नहीं था कि हम जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब ये था कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन को पसंद करते हैं, हम खित्ते का अमन चाहते हैं। लेकिन जब हमें मजबूर किया गया तो फिर वही वाली बात जो DGISPR ने कहा, जब रात को ये वाली बात उन्होंने कही ना कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो,
तो मैंने यही कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डीजी एसपीआर का हमें पता है कि वो बहुत हमेशा एक पॉजिटिव बात करते हैं, वो बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं। लेकिन जब उन्होंने रात को ये बात कही कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो, तो बहुत एग्रेसिव बात थी और वो बहुत वाज़ेह पैगाम था। मैंने तभी कह दिया था कि अब ये जवाब आएगा और भरपूर आएगा। तो इसका मतलब ये हमें फोर्स किया गया इस चीज़ के ऊपर। हम ये नहीं चाहते थे कि हम खित्ते काम ख़राब करें, हमें मजबूर किया गया, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था। बिल्कुल ठीक है जी। जी एनी आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें। ये ताहा जो हैं रात से जो है काफ़ी एक्टिव न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं, वेरी गुड। वरीशा भी हमारे जो हैं वो रात से हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मुनीबा भी रात से हमारे साथ लाइन पर हैं और वो अपडेट कर रही हैं। हमने भी एक छोटी सी कोशिश की, हम तो उस वक्त हुए जब जंग खत्म हो चुकी थी, जब सारा खत्म हो गया था, तबाही फेर दी थी हमने। तो हम उसके बाद जो है हमने आगे तो यासर हम ये कह लें कि सालिसी किरदार में आपका भी हाथ है। नहीं, हम अपना किरदार क्या अदा करें। देखिए अभी ऑन अ वेरी लाइटर नोट, हमने बहुत देर से इस बारे में बात करी, बड़ी टेंस सिचुएशन थी ना। अब मामला जो है वो सुधार के तरफ गए हैं, यानी कि इससे मामला जो है वो अंडर कंट्रोल है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इस तरह की सिचुएशन ना ये किसी भी हक में नहीं होती। और अभी जैसे था कह रहे थे ना कि हमारे लिए हमारी जो ये पीस है ना, इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये हमारा स्टांस हमेशा से रहा है और हम बड़े अनपसंद लोग हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे बड़े इख्तिलाफात होते हैं, बड़े हमारे मामलात पे हमें कन्फ्रंटेशन का सामना रहता है अपने लोगों से, सब कुछ होता है, मुबाहिसे होते हैं, हर तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन जब भी बात आती है ना हमारे मुल्क के ऊपर या इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, तो फिर ये एकदम बिल्कुल एक नई कौम बनकर जो है वो सामने आती है। हम खुद भी कभी कभार हैरान रह जाते हैं सब एक कि पेज कल पे आ तो जाते एग्जैक्टली जो बातें हो रही थी वो आज सब भुला चुके हैं। ये दो ही मौक़ों पर ऐसा होता है। मेरे ख्याल में इंडिया के साथ जब क्रिकेट मैच होता है ना, मैं देखता हूँ उस वक्त ये नज़र आता है, और इस वक्त ये खासतौर पर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो। जीता क्या कहते हैं? आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, इस वक्त जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने ये चीज़ आते हुए देखी कि हम ये कौम जो पहले बटी हुई होती थी, कभी कोई सिंधी में, कोई बलोची में, मैंने देखा हर एक के हाथ में पाकिस्तानी झंडा है, सब बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। ये यूनिटी है कि जब मुल्क की बात आती है फिर हम हर किस्म की तफरीक से बारातर होकर सिर्फ मुल्क की बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इमेज है, पूरी आवाम इस वक्त एक हो गई है। और हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ आवाम बल्कि पॉलिटिशियंस भी, सब ने अपने इख्तिलाफात भुलाए और सब ने ये कहा कि जब बात मुल्क की आएगी तो हम एक पेज पर हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वरीशा क्या पूछना चाहेंगी? एनी बड़ी देर से खामोश है, हिसाब किताब कर रही हैं वो। मेरे ख्याल में कोई बिल आ गया किताब कर रही हूँ कि अब मिठाई मंगवा लेनी चाहिए। अच्छा यासिर, बात ये है, आप यकीन करें कहीं वो एक जो अभी एक भरोसा जो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा धुंधला हो चुका था, जो पाकिस्तान के हालात थे, वो सारी चीज़ें थी, पर शायद खुदा हमको फिर एक मौजज़ा और हम सबको एक करना चाह रहा था। बहुत अच्छी बात और है। ये जो सूरत हाल बनी, इसमें आप यकीन करें कोई पंजाब साइड है, कोई कश्मीर साइड है, कोई कराची में है, कोई मुख्तलिफ शहरों में है, हम सब ऐसे एक हो गए। और उनकी जो मोहब्बत, जिस तरह से मैं समझती हूँ कि ये रब का मौजज़ा था। हम लोग बट चुके थे और हम अपने मामलात में इतने गुम हो चुके थे कि शायद मेरे ख्याल से हम वो जो पाकिस्तानी थे, हम वो शायद कहीं ना कहीं भूल चुके थे, जो हमें याद आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान जो है वो और मजबूत होगा और जो पाकिस्तानी अवाम है वो और ज़्यादा मजबूत और एक होने की कोशिश करेगी। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अब जो हम में कमियाँ थी, जो हमने इस टाइम सीखा है कि जिन कमियों को डिस्कस किया जा रहा था और मजाक बनाया जा रहा था, मुझे लगता है कि अब उस कमियों पे काम करना चाहिए और हमें बेहतरी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हम वो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कल कर दिखाया। माशाल्लाह वो जिस तरह से गए और उसी हालत में वो जिस तरह से माशाल्लाह वापस आए हैं, तो मैं ये समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी जीत है। और हमारे पास रब ने हमें वो तोहफा दिया है, हमारे पास वो फोर्सेस हैं, वो जवान हैं, वो माँ के लाल। मैं यकीन करें, मैं उन जवानों के साथ साथ उनकी माँओं, उनकी फैमिली को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगी और मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी कि ये उन घरों के बच्चे हैं जिनके इतने बड़े जिगरे, इतने बड़े दिल हैं कि जो जाने से पहले विल पे साइन कर रहे हैं। आप यकीन करें ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। नून लीग किरण इमरान डार ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया किरण इमरान डार, आपने हमें वक्त दिया है। जी मैं बताइएगा, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है और अचानक से सीज फायर की जो है वो खबर आ गई है, तो इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वो आयत याद आ गई, निस्रुल्लाहि जरूर। तो मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान को
हम ये सीज फायर नहीं हुआ, ये सीज फायर नहीं है, ये हमारी कामयाबी है। बिल्कुल ये बेशक। हमने जो है कामयाबी समेटी है और अल्लाह ने इसी पर पता दी। और मुझे 3 से 13 वाला वो जंग याद आती जिसमें हमने 13 थे और आज भी ऐसा ही था। इंडिया 1.25 करोड़ की आबादी और इसको इतना जरूर, इतना तकब्बुर इसके अंदर। मैं कहती हूँ मेरे रब का बड़ा शुक्र कि उसने हमें फतह से हमकनार किया। और आपको भी मेरे अफवाज पाकिस्तान को, एयरफोर्स को, नेवी को, मतलब इन सब की वजह से जो अभी किसी से बात भी की कि उन्होंने अपनी डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दिए। देखिए जो लोग पाकिस्तान के नौजवान जो फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाते हैं, जो कहते हैं कि जी हमने नेवी में जाना है, हमने एयरफोर्स में जाना है और हमने अफवाज पाकिस्तान में जाना है, उनका जो वो उसमें जाने से पहले उनका ये होता है कि हमने शहीद होना है, हमने शोहदा में शामिल होना है, हमने इस पाकिस्तान के लिए अपने आप को कुर्बान करना है। तो सलूट उन सबको। मैं समझती हूँ चीफ ऑफ आर्मी साहब की बात करूँ, मैं ब्रिगेडियर जहीर साहब की बात करूँ, नेवी के उनकी बात करूँ, इन सब की अनथक कोशिशें, रियासत पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज साहब की, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और डेफिनेटली जो फौज के जो नौजवान हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनकी माओं को सलाम, उनकी माओं को, उनके बाप को, उनकी बहनों को, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उनका शुक्र अदा करूं। आज इवन के हादसे जंग में भी जब हम रात को लेटते थे, टीवी लगा हुआ था, फिर भी हमें पुरसुकून होते थे कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि सरहदें महफूज है। आप देखिए हमारी जो एयरबेस महफूज थी और वो इतना बड़ा मुल्क और हमारी जो एयर डिफेंस है उससे वो परेशान भी हो गया, फिर उसको अच्छी तरीके से जवाब भी मिल गया। तो इसको मैं सीज फायर नहीं कहूंगी, इसको मैं कहूंगी ये मेरे पाकिस्तान की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका किरण इमरान। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और बात कर रही थी, यकीनन हर शख्स का जज्बा यही है इस वक्त अपनी। अच्छा, आप खुशी, यासिर इनकी खुशी देख रहे थे, अल्फाजों में जो एक खुशी थी वो नजर आ रही थी। Exactly. और इसी तरह हर पाकिस्तानी इस टाइम पे बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानी चाहे कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन पहले वो पाकिस्तानी है। अच्छा, एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा ना, वेरी सीरियस नोट, ये तो जो बैरूनी दुश्मन थे ना, उनको ये मैसेज चला गया। अब जो अपने लोग हैं ना, मैं ज़रा उनसे मुखातिब हूँ, ज़रा ये बात करना ज़रूरी है, काफ़ी अरसे से ये बात करना चाह रहा हूँ और अपने प्रोग्राम्स में भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ जी। अच्छा, सेनेटर ज्ञानचंद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम गुफ्तगू को अपनी जारी रखेंगे। ज्ञानचंद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लाइन ड्रॉप हो गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हमारे अपने लोग हैं जो इस किस्म के बयानात सोशल मीडिया पे दे रहे थे और इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे थे बड़ा क्लोजली कि जिस किस्म की बातें कर रहे थे, अब मैं नहीं उसको दोहराना चाहता, लेकिन इससे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि आपकी सोच क्या है। और एक और गिला उन लोगों से भी है जो मुल्क से बाहर हैं। अब मुझे कहने दीजिए कि वो वैसे तो हर मामले पर बयानात दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हर चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान की अच्छी या बुरी चीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, बल्कि उनको बुराइयां ही सिर्फ नज़र आ रही होती हैं, कमेंट कर रहे थे। इस सारी सिचुएशन में आप लोग कहाँ थे? वो कहाँ गए? आपके एहतजाज जो हो रहे थे वो कहाँ हैं? वो सारी स्पिरिट जो पाकिस्तान के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो रहे थे, जब ये सब कुछ हो रहा था तो कहाँ से, किसने ट्वीट की, किसने कोई मैसेज दिया, कोई किसी ने नारे लगाए, ये सब कुछ कहाँ गए वो लोग? मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, मैं गैरों से नहीं गिला करता, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप लोग कहाँ थे? अच्छा, सेनेटर ज्ञानचंद साहब जो है मेरे ख्याल में लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करूंगा। ज्ञानचंद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो आवाज आ रही है। अच्छा, चलें आवाज आ रही है तो ये बता दीजिए कि इस वक्त एक पूरी मुल्क में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना मुल्क का, अपनी सरहदों का भी दिफा किया और एक भरपूर जवाब दुश्मन को दिया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। यही मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। जी देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत और अपनी एफिशिएंसी का मुजाहरा भी दिखाया और जंग भी चल गई। जी,
जंग किसी के मफाद में नहीं होती। पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा था बिल्कुल ठीक दिन है। से कोई जंग छिड़े, लेकिन लेकिन उनको घमंड था कि हम बड़ी इकोनॉमी है, हम बड़ा मुल्क हैं, हमारे पास असला है। लेकिन जिस मोहब्बत वतनी से, जिस कमिटमेंट से और जिस ऑपरेशनल जो उनकी ट्रेनिंग थी, उनका जो मुजाहरा पाकिस्तान आर्मी ने किया, उनके दुनिया के एक अच्छे से अच्छे जो उनके एयरक्राफ्ट थे उनको भी मार गिराया, और जो बाकी उनके आर्मी इंस्टॉलेशन थी उनको बड़ी कामयाबी से निशाना बनाया। तो आर्मी के इन कार्रवाइयों के बाद उनके भी होश ठिकाने आ गए, और नतीजतन दुनिया ने बीच में आई और वो सीज फायर पे मजबूर हो गए। जी, तो पाकिस्तान ने अपना लोहा भी मनाया और अमन हो गया। ये दोनों खुशी की बात है। बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल ज्ञानचंद साहब, आप बिल्कुल ठीक बोले। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अब जब ये सारा मामला एक मुंतकी अंजाम तक पहुँच गया, या ये कह लें कि एक अहम मरहले के करीब पहुँचा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप ये ले लेंगे, ये मामला अब से 12 घंटे या 16 घंटे पहले हुआ होता तो खबर उसके ऑप्टिक्स जो है वो कुछ और होते उस वक्त। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि लोग आवाम बोल रही थी कि जो है ये करो वो करो, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम सारे सवालात के जो है जवाब बिल्कुल सुकून से, आराम से और सबूत के साथ पेश करें, जो कि पाकिस्तान अफवाज ने किया है। देखिए, अगर 12 घंटे पहले होता, ये आर्मी ने अटैक नहीं किया होता, तो उनके जरा होश ठिकाने नहीं आते। बिल्कुल, ऑप्टिक्स कुछ और होश भी ठिकाने आएंगे। आइंदा कभी भी वो किसी किस्म की कोई एडवेंचर सोचने से पहले 100 बार उनको सोचना पड़ेगा कि हमारा पल्ला जो किसके साथ पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया, अपनी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा भी किया, और एक जिम्मेदार मुल्क का भी मुजाहरा किया। तो पाकिस्तान का जनरली हम देखें तो दुनिया में कद बड़ा है, पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी है कि कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने मुजाहरा किया, फिर पाकिस्तान के पास कितनी ताकत और प्रोफेशनलिज्म है। तो उसका भी पूरी दुनिया को भी पता चला। तो इंडिया को तो खैर वो तो हिट हुए हैं, वो जख्मों पे अभी मरहम कर रहे होंगे, तो वो तो यकीनन सोचते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भी फाइनली अगर वाइंड अप हुआ और उन्हें पीछे हटे हैं और बात करने के लिए आए हैं, तो ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है कि वो अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए किसी किस्म की ये छेड़छाड़ कहानी नहीं करें, और कश्मीर इशू पे मीनिंगफुल बातचीत करें और उस इशू को भी सेटल करें, ताकि हमेशा के लिए टेंशन एग्जैक्टली दैट हैज टू बी डन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सेनेटर पीपल्स पार्टी ज्ञानचंद साहब हमारे साथ थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं वो अपने जो तासुरात हैं वो ना सिर्फ रिकॉर्ड करा रहे हैं, बल्कि एक बड़ा भरपूर मैसेज भी दे रहे हैं कि इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है, और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन फिर कामयाबियाँ जो है हम हासिल करते चले जाएंगे। ऑलराइट जी, मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े ही हमारे ख़ास हैं और बड़े अरसे के बाद जो उनसे हमारी बात हो रही है। मेजर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने बुलाया। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। बड़ी दिन से हम याद कर रहे थे, आप सब चाह रहे थे ज़रा इस सारी सिचुएशन के ऊपर आपका जो है वो इनपुट लिया जाए, आपकी क्या टेक है। नाउ फाइनली मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और अच्छा मैसेज नहीं जा सकता। व्हाट डू यू हैव टू से? जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है ये तारीख में पाकिस्तान की खुसूसन और दुनिया की उमूमन सुनहरी हरफों में से लिखा जाएगा। एब्सोल्युटली। तो हमें अल्लाह ताला ने फतह नसीब की है, और ये फतह सिर्फ मिलिटरी नहीं, इस फतह को जो हमने हमकिनार किया है वो डिप्लोमेटिक लेवल, मिलिट्री लेवल, सोशल मीडिया लेवल, आप जैसे साथियों के साथ मिलकर सहाफत की दुनिया में जो काउंटर नैरेटिव हम लोगों ने इंडिया का दुनिया को झूठ किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी खास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स के साइंसों ने तो वहाँ क़यामत बर्बाद
है रहती दुनिया तक इंडिया उसको याद रखे। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। लेट्स टॉक अबाउट सम सरप्राइज पैकेज। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज था, ख़ास तौर पे जो 5th जनरेशन के हवाले से हमारी प्रैप्स थी, वो आज एक बड़ा कमाल हो गया। मतलब इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझने में थोड़ा हो सकता है कि हमारे लोगों को टाइम लगे, बट जिनको समझाना था मेरे ख्याल में बड़ा अच्छे से मैसेज चला गया है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, खास तौर पर 9/11 के बाद जो है वो बहुत ज्यादा सामने आया और इंडिया ने 5th जनरेशन वॉर काफी अर्से से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर रखी जी जी, जिसमें प्रॉक्सीज जो हैं उनकी नॉन स्टेट एक्टर्स TTP हो गई या PLA हो गई, इनके जरिए जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया था और इसी तरह दुनिया में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की नाकाम कोशिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ जारी थी, इसी तरह इकोनॉमी फ्रंट पर FATF के जरिए या वर्ल्ड बैंक या IMF के जरिए हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और उसका कल्मिनेशन जो है वो पहलगाम वाकया का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके जरिए करने की कोशिश की ताकि उसको बहाना बनाकर काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किए जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर फ्रंट पर हिंदुस्तान को जो है वो शिकस्त दी और उसको मुंह की खानी पड़ी और आइंदा के लिए भी हिंदुस्तान के लिए एक वार्निंग जो है वो और एक क्लियर मैसेज जो है वो गया है कि इसके बाद अगर हिंदुस्तान ने इस किस्म की कोई मुहिम जी करने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ तो उसको बहुत ही ज्यादा अहमियत हाथों में रखता है। एग्जैक्टली मेरे साहब, मुझे हमेशा बीइंग ए पाकिस्तानी कभी भी एक्सटर्नल थ्रेट से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ऐसी हैं, बट अगेन मैं ये सोचता हूँ कि हमारे लिए हमेशा से जो एक प्रॉब्लम रही है वो इंटरनल इश्यूज रहे हैं। और क्योंकि जैसे भी आपने हाईलाइट भी किया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे मुल्क में पेनिट्रेट कर गए हैं, मेरे ख्याल में ये भी हमारे लिए अब होगा कि अगला ऑपरेशन जो है उनके खिलाफ हो और ये जो एलिमेंट्स है खासतौर पे TLP और इस तरह के, इनको भी मेरा ख्याल है कि अब साइडलाइन करने का वक्त आ गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है आसिफ साहब। देखिए इंटरनल टर्मोइल जो है वो काफी अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकतों के जो पॉकेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में डिसइंटीग्रेशन अवाम में या सूबों के दरमियान जो है वो क्रिएट किए जाए और इसी का जो है वो दहशतगर्दी का सहारा लिए जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा पिछले दिनों हमने अपने पड़ोसी ममालिक जो है जिसमें अफगानिस्तान और ईरान शामिल है उनको ऑन बोर्ड लिया है और अफगानिस्तान हमने ये वादा किया है कि क्योंकि आप लैंडलॉक कंट्री हैं और अगर आपकी जमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगी, चाहे उसके आलाकार क्यों ना हो, तो आपके लिए मुश्किलात पड़ेगी। और जिसका वादा पैगाम हमने यहाँ से जो अफगान पाकिस्तान मुकीम थे उनकी वापसी के तौर पे किया और जो बार्टर एग्रीमेंट हमने किया 2 जगह पे हमने उनकी तिजारत जो है वो रोक दी। इसी तरह ईरान को भी हमने ये पैगाम दिया कि अगर आप जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो आप भी जो है उस टेररिज्म की आग से महफूज नहीं रह सकेंगे। और ये जो टेररिज्म का अफलियत जो है आपके मुल्क में पनप रहा है, ये किसी दिन आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। और ईरान ने भी इसका एतराज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी दरअंदाजी ईरान और पाकिस्तान के रास्ते और अफगानिस्तान की जो हमारे हिंदुस्तान के रास्ते करने की कोशिश की उनको लगाम दाढ़ी और उन्होंने बहुत ज्यादा जी सर, आप साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया PTI के खुर्रम शेर जमान सर ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आपसे जानना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम हर एतबार से अस्करी महाज पर हो गया या अवामी महाज पर देखें, मीडिया के महाज पर देखें और अब सिफारती महाज पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी समेटी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगा और जाहिर है कि सबसे पहले खराज तहसीन भी इनफैक्ट पेश करना चाहूँगा अपनी अफवाज पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे एयरफोर्स को ख़ास तौर पे, क्योंकि जाहिर है कि मैं खुद एक
शहीद का भाई हूँ, मेरा भाई भी एयरफोर्स में था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और हमें तो अंदाजा था कि हमारी एयरफोर्स क्या है, लेकिन बहुत अच्छा है कि अब दुनिया को पूरा पता चल गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स चीज क्या है। जिस तरीके से पूरी फौज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इनको सबक सिखाया है, तो मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर ही इंडिया को समझ में आ गया। मेरे ख्याल से इंडिया ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है और वो खुद को जो है अमेरिका समझ रहा था। तो मेरे ख्याल से 12 घंटे बहुत थे। सुबह फजर के वक्त जो है वो पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, और आप देखने अंदाजा लगाएं कि 6 से 8 घंटे बाद ट्रंप का जो है वो मैसेज आ गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो वो सीज फायर का फैसला हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ये समझ रहा था कि हम मार खाते रहेंगे, वो मारता रहेगा, लेकिन हमने सही टाइम पे, राइट टाइम पे अपना जो है अपनी सारी जो कैपेबिलिटीज थी वो दिखानी थी, और बहुत बड़ा मैसेज था। पूरी कौम जो है फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। हम ये मत भूलें कि हमारी नेवी ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नेवी का नाम कहीं आ नहीं रहा है। जिस तरह आप देखेंगे, कल रात को एक मैसेज आया था कि इंडिया की जो नेवी है वो अरेबियन सी के बहुत आगे आ गई। तो जाहिर है कि उन्होंने अगर हिम्मत नहीं की अटैक करने की नेवी के थ्रू, तो उसकी वजह जाहिर है कि हमारी पाकिस्तान नेवी थी। सो तीनों ने मिलकर, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर मुकाबला किया है, और एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया के अंदर चले गया है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आइंदा इंडिया ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। जिस तरीके से इनके ड्रोन्स घूम रहे थे, उड़ रहे थे, और मजे की बात यहाँ तो हमारे लोग इनके ड्रोन्स को इस तरीके से मार रहे थे जैसे कोई परिंदों का शिकार हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वेल खुरम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ लोग जो है वो आ रहे हैं, उनसे भी बात हो रहा है। फवाद साहब लाइन पर हैं इस वक्त? जी, ऑलराइट फवाद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं अभी देख रहा था बहुत सारी वर्ल्ड स्टडीज़। आपने तो खैर हमसे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड स्टडीज़ को पढ़ा भी है, स्ट्रेटजीज़ को भी आपने एग्जीक्यूट किया है, प्लान भी किया है। बट स्पीकिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, मेरे ख्याल में ऐसी मिसाल मेरे पास नहीं है। इस वजह से नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अपनी बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आज की स्ट्रैटेजी थी ना, मैं अभी अपने साथी एंकर्स को ये कह रहा था कि आगे आने वाली जो वर्ल्ड स्टडीज़ जहाँ पे पढ़ाई जाती है ना, वहाँ पे इसको ज़रूर शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रैटेजी को बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया ना, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऑलराइट, लाइन ड्रॉप हो गई। ऑलराइट फवाद साहब, कैन यू हियर मी? मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही। ओके, दोबारा से उनको लाइन पर लेते हैं। तो ये मैं अभी जो बात कर रहा था ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने अभी जो रीसेंट टाइम्स के अंदर वॉर स्ट्रैटेजीज़ और इसको सबको स्टडी करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कौन सी वो फोर्स है, किस तरह से प्लान बनाती है, एग्जीक्यूट करती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि दुश्मन को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि आगे से कौन सा सरप्राइज़ जो है उनको मिलने वाला है। यानी कि पहले सिस्टम्स को एंगेज किया, उसको शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद अपना जो है अटैक किया, जिसका मेरे ख्याल में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि ये जो S-400 जिसका आप लोग अभी नाम सुन रहे हैं ना, ये एक ऐसा सिस्टम है, वेपन सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा लीथल है, लेकिन इसको एयर स्ट्राइक के ज़रिए तबाह करना, ये आपको शायद और कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आपने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, अफगानिस्तान के अंदर अभी ये सब कुछ हालात रहे, लेकिन इस तरह से प्लान करके एग्जीक्यूट करना, आई मीन दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं ये बता रहा था कि जहाँ वॉर स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इसको ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। फवाद साहब मेरे ख्याल में लाइन पे दोबारा आ चुके हैं। फवाद साहब, कैन यू हियर मी? जी आफिर साहब। ऑलराइट फवाद साहब, मैं ये अभी डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले कि मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में बड़ी वॉर्स देखी, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, लेकिन आज का जो प्लान था, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, मेरे ख्याल में वॉर स्टडीज़ जहाँ पे पढ़ाई जाती है ना, उसमें इसको ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि ये मैं भी इनको भी ये शेयर कर रहा था कि ये कंप्लीट ऐसा था कि जिसमें दुश्मन को ना ये पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि वो एक कंप्लीट शटडाउन की तरफ भी चला गया, कंप्लीट सैबोटाज भी हो गया। तो ये बड़ी एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान आर्मी की रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यार साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए कि पाकिस्तान में तो इस चीज का तकरीबन जो मासज है उसमें ये शक ही गुजरा कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ हालत जंग में है, और यही चीज जो हिस्टेरिया इंडिया में बर्पा किया गया और उनको जो सरप्राइज चीज किया गया, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एग्जैक्टली। कि देखिए हमने तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस तरह इस्तेमाल किया कि प्रिसीशन टारगेटिंग की गई
कि कहाँ इंडिया में भी, हमारे दुश्मन मुल्क में भी जो सिविलियंस हैं उनको बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे। Exactly. और हमारी प्रोफेशनलिज्म का आलम ये देखिए कि शहर के दरमियान जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको जिस प्रिसीशन से निशाना बनाया Exactly. गया उसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं मिलती। और जो 4.5 जनरेशन रफाइल वेस्टर्न का एक ताज था सर का, उसको जिस किस्म का यहाँ से हमारी एयरफोर्स से मुजाहमत का सामना और जिस तरह उसको मार गिराया गया, उसकी मिसाल भी शायद दुनिया में पहले कभी नहीं थी। और ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो डॉग फाइट है, ये जो जमीनी कार्रवाइयां हमारी अफवाज पाकिस्तान ने LOCP की, जिस प्रिशन से, जिस मुस्तैदी से ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, उनके सप्लाई डिपोज को निशाना बनाया गया, उनके मिसाइल के डिपोज को निशाना बनाया गया, और बगैर किसी कोलैटरल डैमेज के जो कि सिविलियन इलाके से करीब थे, ये एक प्रोफेशनलिज्म की मिसाल है जिसपे आज दुनिया अशश कर रही है। Exactly. और आने वाले वक्तों में इंडिया भी इसका इदराक जरूर करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका इदराक करना पड़ेगा, बल्कि अब तक तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट ये कि इंडिया को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट और उसका नैरेटिव देखें, उसका डॉक्ट्राइन देखें, तो आपको पता चलता है कि ये अभी तक वही सोच लेकर बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में। ख़ासतौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात मैं भी इनको बता रहा था कि सिचुएशन ऐसी हुई कि वेस्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर आपको तरक्की करनी है तो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी होगी। बट ये इनका जो एडवेंचरिज्म का जो शौक़ है, और ख़ासतौर पे ये बीजेपी का, ये इनको बड़ा महंगा साबित हुआ। मैं अभी नेट कैलकुलेशंस निकालने की कोशिश कर रहा था, ये ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान तो करवा बैठे हैं इस मुख्तसर सी फाइट के अंदर। तो ये आगे क्या प्रॉस्पेरिटी लाएंगे? पूरी दुनिया में बात हो रही है इस वक्त इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, आप क्लाइमेटी से बचने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अब ये सारी चीज़ अपने फूड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका तो एडवेंचर ही नहीं खत्म हो रहा। मेरे ख्याल में इट्स अ क्लियर मैसेज नाउ, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जा चुका है, और मेरे ख्याल में अब इनको समझ में आ गई होगी, या जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं मेरे ख्याल में उनको भी समझ में आ गया होगा कि ये मसले का हल नहीं है, और ख़ासतौर पर इस तरह के लोगों को अलग करवाना मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए आगे फ़ायदेमंद होगा। जी फौज साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और जो कम्युनिस्ट कर्टन जो हैं वो डॉन हुए, तो उसमें हमारी जो खित्ता है उसमें भी जो तकसीम हुई, वो तकसीम में इंडिया जो है वो सियासत के तौर पे बात के, खास तौर पर अमेरिका के जी। और दूसरी चीज थी, उसकी जो आबादी है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे उभरी। इसी तरह 9/11 के बाद जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, तो उसमें हिंदुस्तान की एज अ टूथ कंट्री ऑफ अमेरिका अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो फ्यूचर राइजिंग पावर, चाहे वो इकोनॉमी में हो चाहे मिलिट्री में हो, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जो कि चाइना के अगेंस्ट था। Exactly. इस चीज का फायदा इंडिया ने बहुत ज्यादा उठाया और इस हद तक जोन में आ गया कि अपने टेररिज्म को दुनिया में जो है एक्सपोर्ट करने लगा। और जब ये टेररिज्म कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, तो उस वक्त उनको समझ आई कि जी जिस सांप को हम टूथ पिला रहे थे वो तो हमें ही डसने आ गया है। और ये देखें, ये जो हुकूमत है या बीजेपी की, ये तो आरएसएस की तख्लीशुदा है। और आरएसएस बिल्कुल उसकी सब्सिडियरी है, बिल्कुल है कि जिसकी वजह से उनका अपना महात्मा गांधी जो है वो उसको कत्ल किया गया, क्योंकि वो पीस का प्रचार करता था। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए कि इस 5-6 दिन की जो स्टैंड ऑफ हमारे साथ इंडिया का रहा है, अब उनकी आवाम में भी और दुनिया को भी अब ये अंदाजा हो गया है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये शायद दुनिया के लिए
एक खतरनाक मिसाल शामिल होगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास न्यूक्लियर एसिड भी मौजूद है। Exactly. और जिस किस्म का गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो मोदी हुकूमत ने इस दौरान किया है, तो शायद अब दुनिया को ये बावर हो रहा है कि दुनिया ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हमेशा पाकिस्तान जिसकी बात करता था वो शायद अब हकीकत से थोड़ा करीब तर हो रहा है। Exactly. और इसी तरह अब आप देखिए कि इंडिया का जो इस वक्त दुनिया में इमेज था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है जी। जो इंडिया एंड जिस किस्म का इंफॉर्मेशन पे लगाया, खास तौर पे 2019 में कश्मीर में जो इन्होंने 370 का आर्टिकल रिवोक किया उस पर, और जो उसकी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जिसपे आपने काफी प्रोग्राम भी किए हैं, उन पे जो स्प्लिश का इस वक्त बाजार गर्म है, जो सेपरेट मूवमेंट गर्म है, अब उनको भी तकसीत मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की आवाम को अब खुद ये तयन करना पड़ेगा कि क्या वो इस वक्त का जो यूनिफाइड इंडिया है वो चाहते हैं, या वो इंडिया चाहते हैं कि जिसके हिस्से बखरे हो चुके हों और इंडिया जो इस वक्त है उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका। एग्जैक्टली इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आप नहीं सरवाइव कर सकते, एंड दैट इज फॉर श्योर। ये चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो बात इकोनॉमी की हो रही है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ तो हम रीजन को कैसे फ्लरिश करें इसके बारे में हमने सोचना है। ये सारी रैली जो है इसने मिस कर दी। और अगेन मैं अभी कुछ देर पहले भी इसको डिस्कस कर रहा था कि कौमों को इज्जत बनाने में, अपनी रेपुटेशन बनाने में सालों लगते हैं, सदियां लगती हैं, लेकिन गंवाने में बहुत जल्दी ये चीज़ चली जाती है। और मेरे ख्याल में आज इंडिया के साथ बिल्कुल वही हुआ कि जिस बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, मेरा ख्याल में अब इंडिया के अंदर वो वक्त नहीं, मेरा ख्याल मुझे दूर नज़र आ रहा कि जब वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट ये सोचेगी, क्योंकि ये जो काम इन्होंने किया, यू हैव वेरी राइटली सेड कि आपका इतनी पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन है कि 1.4 बिलियन की अगर आपकी पॉपुलेशन है, आपने उन सब की जिंदगी स्टेक पे लगा दी और आप एक ऐसी नेशन के अगेंस्ट फाइट पे जा रहे थे जो कि दुनिया की बेहतरीन फोर्स है, जिसने अपना डिस्प्ले भी कर दिया है, न्यूक्लियर वेपन्स भी आपसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए हो गया। मेरा तो ये ख्याल है कि अब आलमी जो दुनिया है, जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनको सोचना होगा कि इनको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे डीवेपनाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा स्टेक पर लिया है, रिस्क पे लिया है इस रीजन को। जी फवाद साहब। जी बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, आपने इसको बिल्कुल सेकंड किया कि ये जो हुकूमत है जो कि फैनाटिक किस्म की हुकूमत है, और जिसने 12 ये प्रूव किया है कि ये दुनिया, इस खित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये खतरा है, और अमन जो दुनिया में अब होने जा रहा है उसको किसी तरह ये सबुटाज करेगा। Exactly. और आपने देखा कि इसी वजह से वहाँ की जो अपनी वॉइसेज हैं वो इस हुकूमत के खिलाफ उठ रही हैं, और खास तौर पे जो इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के जो सरकर्दा रहनुमा है, जो दुनिया में वो कत्ल करने की साजिश थी, अब वो आज जो है इनके अपने घर में आ रही है। जी, जी। ये खबरें अभी आ रही हैं, डैमेज इज डन, एग्जैक्टली हो जाएगी कि वहाँ के जो सिख रेजिमेंट हैं उन पे भी जो है वो ये जब जंग की बात हुई तो उन्होंने भी वहाँ इनकार हुए, क्योंकि उन्होंने पंजाब में जो अपने फॉर्स ब्लैक ऑपरेशन करने की कोशिश की और वहाँ हिंदू अपना जो सिख है उनको, सिविलियंस को कत्ल किया। Exactly. और वो एक किस्म का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की पाकिस्तान से पंजाब में हमला करने के लिए, वो चीज भी अब रोज़े रोशन की तरह आया है। Exactly. तो वहाँ की अपने जो आबादी है उसमें बहुत ज्यादा अब सेम वॉइसेस जो है वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि बीजेपी इज नो मोर। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिहार वाली बात हो रही थी, अब शायद बीजेपी को वो जो एस था इलेक्शन में बढ़तरी का वो खत्म हो जाए और नेक्स्ट हुकूमत शायद बीजेपी की ना हो। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइटली, बिल्कुल आपने पॉइंट आउट किया कि अब ये जो इलेक्शन है ये डिटर्मिन करेगा, और ये बड़ा डिसाइसिव भी होगा होपफुली, कि उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो इस किस्म के लोग हैं ख़ास तौर पर, ये आप किसी भी महज़िब दुनिया में इस वक्त कहीं पे आपको ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आएगी। इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर भी मैं बात कर रहा था
कि छोटे छोटे ममालिक के अंदर भी इतने रिफॉर्म्स आ चुके हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो भी इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, वो भी अपने जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। बट ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये मेरा नहीं ख्याल कि अब चलनी चाहिए। अगर भारत में अभी भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फवाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, डिफेंस एनालिस्ट, उनसे हमारी बात हो रही थी, बड़े खुल के तमाम चीज़ों की निशानदेही की उन्होंने, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया, हमारी प्लानिंग के हवाले से स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे जो आज हमने बनाई थी उसको भी डिस्कस किया। और ख़ास तौर पे आपने नोट किया होगा आप सब ने कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर इस किस्म की थ्रेट्स अगर रीजन में रहेंगी जैसे मोदी साहब हैं, तो फिर इनके अपने लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले वक्तों में होगा। जी यानी क्या कहना है इसके बारे में आपको? आप कुछ सोच रही हैं, बड़ी गहरी सोच में मेरे ख्याल में अभी तक आप समझ रही हैं कि ये जो है वो एक और एपिसोड कोई बाकी है, क्योंकि ये भी हम बता रहे थे कि बेस्ट इज़ येट टू कम। तो मेरे ख्याल में और भी कुछ सरप्राइज है जो मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल में अभी तो मोदी साहब को जो बिहार का इलेक्शन होगा ना, उसमें जो सरप्राइज अब मिलने जा रहा है, मेरे ख्याल में उसके लिए तो वो आज बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। जी अच्छा, ये जो ड्रामा इन्होंने रचाया, मुझे लगता है वो इन्हीं पे उल्टा पड़ गया और ये खुद खुल के सामने आ गए। तो ये जो ड्रामा था, ये जिस तरह से एक इनका बहुत मशहूर एक नाम है चैनल का, वहाँ के ड्रामे बड़े मशहूर होते हैं और वो पर उन्हें ये नहीं पता कि वो फ्लॉप होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, डोंट यू थिंक कि मैं सबसे ये सवाल है, तीनों इसका जवाब दें कि उनको मूवी बनाने के लिए बड़ा अच्छा कंटेंट मिल गया। मेरे ख्याल में यहाँ तो वो नहीं जीत सके, लेकिन मूवीज में अच्छा आई वाज एक्सपेक्टिंग मैं अच्छा ऑन अ वेरी लाइटर नोट, चलें थोड़ा सा मॉल चेंज नहीं, इसी के साथ यासिर, मूवी बनाने के लिए कंटेंट तो मिल गया, इसके साथ बहुत सारे विलन हीरो वो भी मिल गए। आप देखिए जिस तरह से वो एंकर्स जो है वो दिखा रहे थे सब कुछ, कराची में घुस गए, कराची का ये हाल है, इस्लामाबाद का ये हाल है, लाहौर का ये हाल है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर भी उनको वहां से मिल गए। माय गॉड, बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा। दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक, पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा यार, इसको हम एक तरफ तो ये इसको बहुत लाइटर साइड पे भी ले रहे हैं, मगर ये एक जिम्मेदारी का मुजाहरा जो पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इन चंद दिनों में किया गया, बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि उस साइड से जिस किस्म के इल्जामात लगते रहे, जिस किस्म की वहाँ पर एक कार्टून नेटवर्क वहाँ पे छिड़ा हुआ था कि जनाब पाकिस्तान यार आप लोगों ने, एक तो मेरा बड़ा इख्तिलाफ है, सॉरी आई एम सॉरी, ये जो लोग इसको कार्टून नेटवर्क कह रहे हैं ना, यार मुझे कार्टून नेटवर्क बड़ा पसंद है यार, मैं तो कार्टून नेटवर्क को आज भी देखता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है कि इसको उससे ना मिलाया जाए यार। वो कार्टून नेटवर्क बड़ी अच्छी चीज है यार, उसमें तो बड़ा मजा आता है देखकर। अच्छा यासिर, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इंसान का खून खौलता है जब इतनी झूठी चीजें आपके सामने आ रही हो, इतने गलत अल्फाज, इतनी बुरी चीजें आप स्क्रीन पे इतने डिटाई के साथ, इतने मतलब यकीन के साथ आप कह रहे हैं, फिर उसके सामने जब हम अपना मीडिया देखते हैं और उनका किरदार देखते हैं, अपने एंकर्स को देखते हैं, जिस तरह उन्होंने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, जिस तरह से उन्होंने इन दिनों में वो सामने आए, मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज है। वरना देखने के बाद आप अपने अल्फाजों का चुनाव और अपने आप को रोक के तरीके से चलना, मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिवाय चंद एक लोगों के, हमारे पास भी ऐसे एक दो ड्रामे हैं, लेकिन हम उनको इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते पाकिस्तान के अंदर। वो कोशिश करते हैं एवरी नाउ एंड देन इस तरह की गिमिक देने की या रेटिंग के चक्कर में वो करते हैं, बट बाय एंड लार्ज हमारे पास जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पे अब पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी मीडिया को देखा, न सिर्फ हमारे चैनल पे और भी दीगर चैनल्स के ऊपर जो ये चल रहा है, बड़ा रिस्पॉन्सिबली उन्होंने प्ले किया और इस सारी सिचुएशन से लोगों को किस तरह अपडेट रखना है। अच्छा ये भी हमने देखा। जी मैं तो ये कहती हूँ कि जब इंडिया ने इतना सब कुछ पाकिस्तान के साथ किया, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, अगर उनको अभी भी अकल ना आए और भाग भाग के इंडिया जाते हैं और उनकी जो है इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं? मेरी राय लेनी है आपने? बात वही है कि भाग भाग के नहीं जहाज पे जाएंगे। नहीं, मैं अपनी राय देता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में ना ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे ये जो एंटरटेनमेंट की जो सोर्स है। अभी रिसेंटली आप लोग सब जो है ना बड़ा क्लोजली जो साउथ कोरिया है ना उसका कंटेंट आप देख रहे हैं और उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो साउथ कोरिया ने बाकायदा इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया और फिर लेट 90s के अंदर ना इसके ऊपर बाकायदा काम किया, बड़ी प्लानिंग इसके लिए उन्होंने की, अपने नौजवानों को इसकी तरफ लेकर आए, अपने बिजनेस जॉइंट्स को, कॉन्ग्लैमरेट्स को उनके साथ उन्होंने इंटैक्ट किया और फिर उन्होंने इसको बाकायदा इंडस्ट्री बनाकर अपने कंटेंट को चलाना शुरू किया। और नाउ यू हैव सीन कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसकी रेटिंग आती है ना वो उन्हीं के कंटेंट की आती है। ये बता इसलिए रहा हूँ कि इसको थोड़ा समझ लें कि इसके पीछे भी एक इकोनॉमिक्स है।
तो ये पूरी दुनिया में ना, हॉलीवुड है जैसे मिसाल के तौर पे आप उनकी मूवीज़ देखते हैं, अच्छा हॉलीवुड के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया की मूवी भी मिलेगी, आपको ब्रिटिश मूवी भी मिलेगी, अमेरिकन मूवी भी मिलेगी, उसमें आपको नॉर्वे की और हर जगह की मूवीज़ आपको मिलेंगी जो उस प्लेटफॉर्म से आती हैं, और फिर वो स्टार पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और जब उनकी मूवीज़ लगती हैं तो उनके जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनके अगर आप टर्नओवर देखें तो वो बिलियंस और बिलियन डॉलर में होते हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंडस्ट्री में और एंटरटेनमेंट में ना इस चीज़ की कोई बाउंड्री, जो कहते हैं ना एक्टर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंड्री, बात बिल्कुल सही है कि आर्टिस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रही कि भारत में हमेशा जब भी इस तरह का, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में ख़ासतौर पर ये होता है कि जब भी उनको वोट चाहिए होता है ना, वो सबसे पहले काम ये करते हैं पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस के ऊपर जो है ना वो बैन लगाते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अकाउंट बंद कर दिया और इस तरह की हरकतें करते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिस्ट का काम, उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, वो ये नहीं देखता कि उसके सामने जो ऑडियंस है वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सी अक़लियत से है, क्या उसका रंग है, क्या नस्ल है, उसको अपना काम चाहिए होता है और उसकी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। इस चीज़ को अगर वो एक्नॉलेज कर लें और सबसे पहले इस प्रोपेगेंडा से बाहर आए, कश्मीर के ऊपर मूवीज़ आप उठा के देख लें, उसमें मुंह भर भर के वो झूठ भी बोलते हैं, उसमें सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज होती हैं, सारी उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए, बट रियलिटी तो इससे बिल्कुल दूर है। तो होना तो ये चाहिए कि आर्टिस्ट के लिए कभी भी कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, आर्टिस्ट ही एक वो सोर्स होती है जिसके ज़रिए लोगों को करीब लाया जाता है। उनके बहुत सारे आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट पाकिस्तान में की जाती है और यहाँ के आर्टिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, बट ये जो गवर्नमेंट है इनका क्या करें, ये जो खासतौर पे बीजेपी की जैसी गवर्नमेंट होती हैं, इनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि सबसे पहले इनके लिए जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना वो यही होते हैं, आर्टिस्ट को पकड़ो, उठाकर इसको बंद कर दो, इसको जूते मारो, वापस भेज दो, इसका कॉन्सर्ट खत्म करा दो। बहुत सारे आर्टिस्ट शूट पे थे, वो काम कर रहे थे, उनको वहाँ से पकड़ के आए गुंडे और उन्होंने उठाकर उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। आई मीन ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, ये कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल में। अब दुनिया में इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ यहीं पर होता है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में आते हैं, वो आते हैं और आके एकदम उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है। इस वक्त आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, उसके बाद फिर हम दूसरी डिस्कशन की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त जितने भी व्लॉगर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, आप उनके जरा अकाउंट्स पे देखें, उनके व्लॉग्स देखें, उनकी टिकटॉक्स देखें, वो हैरान रह जाते हैं, वो एस्टॉनिश होते हैं, वो दीवारों से सर मार रहे होते हैं कि ये किस जगह आ गए कि जहाँ कहीं जाते हैं लोग ना हमसे पैसे लेते हैं, ना हमसे कोई हमें किसी चीज़ पे खर्चा करने देते हैं। किसी को रुका लें वो अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, कहता है आपको वहाँ छोड़ देते हैं, जिसके पास चले जाएं वो कहता है पहले आपको खाना खिला देते हैं। ये पाकिस्तान वो लोग हैं और यही इसी इंडियन मीडिया ने इसको अपना इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन आज आप देख लें कि मैं जब भी अब सड़क पर जाता हूँ मुझे हर तरफ व्लॉगर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई ब्रिटेन से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई नॉर्वे से आया हुआ है, और सब ये कहते हैं कि यार ये पाकिस्तानी अजीब लोग हैं। हम जिस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, वो अपने घर पे रखने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है भाई आप हमारे यहाँ रहें, वो खाना भी उसको खिलाएगा, वो उसको शॉपिंग भी करवा रहा है, वो चाहे छोटा बेचारा एक कोई वेंडर लोकल और ठेले वाला हो, वो उससे पैसे नहीं लेता, वो चाहे बेचारा खुद दिन की 100 रुपये या 200 रुपये की दिहाड़ी उसकी होगी, वो फ्री में उसको खाना खिला रहा है। ये पाकिस्तानी लोग हैं भाई, इसको पहचानने की कोशिश करो। हम लोग ये लोग हैं, हम लोग कोई लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर नतीजा आपके सामने है। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, मीडिया की इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैं थोड़ी सी यासिर ये तो चीज़ होगी। अच्छा, मैं इस सारे सूरत हाल में यही चीज़ देख रही थी, कोई ज़्यादा तादाद मुझे नज़र नहीं आई, पर वो कहते हैं ना शर फैलाने वाले अगर कम भी हों तो फैला सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे वो लोग भी थे जो नेगेटिव चीजें सामने लेके आ रहे थे, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इनकी रोकथाम के लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ा पेनफुल सब्जेक्ट है। अभी हम सोशल मीडिया पे जब इनको काउंटर करते हैं ना, इनको बड़ा बुरा गुजरता है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक बात कही थी कि मैं जो खासतौर पे ओवरसीज़ लोग हैं उनसे मैं ये सवाल करता हूँ वो कहाँ थे सारे मामले के अंदर, क्यों उनके ट्वीट्स नहीं आ रहे थे, क्यों बयानात नहीं आ रहे थे। बल्कि एक वीडियो में यासिर मैंने देखा कि उनसे एक 4 बैठे हुए और उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि क्या करेंगे पाकिस्तान और भारत की जगह, मैं मसरूफ हूँ और मैंने खाना खा लिया, मतलब वो एक फन में ले रहे थे और समझ नहीं आई कि ये क्या। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मायूस कौन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं अब सोचने पे मजबूर हूँ कि जैसे अभी ये बातें कर रहे थे कि ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है, भाई आपकी एफिलिएशन जिसके साथ भी हो, लेकिन मामला तो ये पाकिस्तान का था ना, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बात आई थी ना, हमारे मुल्क के ऊपर बात आई थी। और जब इस तरह के इशू होते हैं
फिर भी आप अपना वही नैरेटिव लेकर बैठे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मेरा उनके साथ ना कोई ताल्लुक है, ना कोई रिश्ता है। वेरी सॉरी, आज का दिन है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे जो यहाँ रहते हुए ये काम कर रहा है, मैं उनसे ज़रा मुखातिब हूँ, ज़रा वो भी ये बात सुन लें। इन सारी चीज़ों से क्या हासिल हुआ, क्या नतीजा निकला? पॉलिटिकल डिफरेंसेस कोई नई बात है? ये जनरेशन जिसमें आप, ये जो जेनजी है ख़ास तौर पे, इनकी एफिलिएशन क्योंकि अभी नई नई हुई है और हम थोड़े से पुराने हो गए, ये सारे हालात पाकिस्तान में देखते आए हैं, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमने बहुत सारे देखे, बड़ी मार कुटाई देखी है, बड़े हमने आग जलाओ घिराओ तबाही हमने देखी है, बम ब्लास्ट देखे हैं हम, और पता नहीं क्या कुछ देखते आए हैं। लेकिन जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता था ना, तो हम सारे डिफरेंसेस को भूल जाते थे। एक लम्हे के लिए, एक दिन पहले इस शहर में आग लगी होती थी, लेकिन अगले दिन जब कोई इस तरह का ये कोई कोशिश करता था ना इंडिया, तो फ़ौरन से सारी चीज़ें भूल जाते थे लोग और उसकी तरफ से फोकस कर लेते थे अपनी लड़ाई को छोड़ के। तो ये आप कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए? इस सारे अरसे में मैं आपके ट्वीट्स और मैसेजेस देखता रहा, और ख़ासतौर पर वो जो आपने लोगों को रखा हुआ है, जो आपके पेड वर्कर हैं, वो किस किस किस्म के बयानात दे रहे थे। इतने शेमफुल बयानात थे कि मुझे यकीन करें कि मैं इंडिया से, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमें इतना ख़तरा नहीं था, ना मैं उनकी कोई बात की फ़िक्र थी, बल्कि यहाँ तो लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तो मैं लोगों को कह रहा था खुदा का वास्ता है सीरियस हो जाओ, लोग सीरियस होने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा था वो इस चीज़ का हो रहा था कि ये जो आपने सोशल मीडिया पर जो मास्क खुले हुए थे, जिसको बहुत अरसे से चीख रहे थे कि खुदा का वास्ता है फ़ौज को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, इसके पोटेंशियल का तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं अंदाज़ा ये अपना काम किस तरह करते हैं और क्या कर रहे हैं। आज बात समझ में आई है, आज पता चला है कि किस तरह काम करते हैं और क्या काम कर रहे हैं। ये जो आप आराम से सो के उठ रहे थे, और बहुत सारे लोग ये भी मैसेज कर रहे थे उन्हीं में से, जो हम सुबह सोकर उठे तो हमें पता चला पाकिस्तान ने सफाया कर दिया, जब हम रात को सोकर उठे तो हमें पता चला कि जी हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हो रही थी, तो पाकिस्तान फोर्सेज ने, आर्मड फोर्सेज ने उनको सबको जो है मार भगाया। ये आप ही के मुल्क में हो रहा था, ये आप ही की फोर्सेज हैं, और किस तरह काम करती हैं वो आपने देख लिया है। उनसे हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी एक वक्त में, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है ना, वो सारे चलते रहेंगे, आगे भी होंगे, ये सारे कल से दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएंगे। वही पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी, वही इस वक्त बैठ के पॉलिटिकल मामलात पे झगड़े होंगे, फिर तू मैं होगी। ये तो हिस्सा है लाइफ का। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए जो हम लोगों ने नफरतें फैला दी हैं। और इसी के साथ साथ ये भी मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि इस पूरी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें आया हो गई हैं, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए हमें। हो सकता है कि आज के बाद भी और अब कुछ लम्हों में भी, या अभी से ही वो सिलसिला शुरू हो चुका हो कि जिसमें उन्होंने फिर कोई नेगेटिव चीज़ सामने लेके आनी है। अब हमें समझदारी के साथ काम करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि मेरे मुल्क, हमारे मुल्क पाकिस्तान को बचाने में अहम किरदार जिन फोर्सेस का था, हमें उनकी इज्जत, उन पे एतबार, उनका ट्रस्ट, और उसके साथ साथ ये चीज़ कहीं ना भूलें कि अब अगर कोई एक अल्फाज कहे तो आपने सुनना नहीं है। क्योंकि आज अगर हमारी पूरी दुनिया में इज्जत हुई है और आज हम इतने खुश हैं, और आज अगर हम अपनी कामयाबी के ऊपर खुशी मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, आप यकीन करें सिर्फ इनकी वजह से। और सहरा जो है, हम अपनी फोर्सेस के सर बांधते हैं। और आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा अब अगर ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आती है उनके पीछे बिल्कुल ना लग जाएं, क्योंकि हमारा होता है ये एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो हम बहुत बार पूछ के फिर हमें होता है कि ये ठीक है, पर नेगेटिव चीज़ सिर्फ हम देखते हैं और हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है। और तो, एक बात और एनी इसमें ऐड ऑन करता हूँ, ता कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया की आपने बात की, तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन उन लोगों की भी बनती है जिन्होंने मीम्स बनाई, जिन्होंने एक ये वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसके अंदर भरपूर जवाब भारतीयों को जा रहा था मीम्स की साइड से। ये इस लड़के ने भी ये मास्क संभाला हुआ था, मुझे लग रहा है तुम बड़े शरारती हो, मुझे लग रहा है तुमने मास्क संभाला हुआ था, तुम्हारी सुई जो ना मीम्स पे अटकी हुई है। देखो मैं एक बात और बताता हूँ, सही है, ये बात सही कह रहा था, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये एक पॉजिटिव जेस्चर भी जाता है हमारे मुल्क की साइड से कि हम इस चीज को कितना पॉजिटिव लेते हैं, हम कितने पीस लविंग नेशन है। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों में से जो लोग इस तरह से सामने आए हैं और जिन लोगों ने एक अलग तहरीक चलाई हुई थी, मैं समझती हूँ कि हमने कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, और वो शायद आगे नस्लों तक जाएगा। ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक चीज और एनी अभी आपने जैसे हाईलाइट की ना कि उनको तो मैसेज पहुंच गया, और देखें आपको एक और बात समझाता हूँ, बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। आपने देख लिया कि बॉर्डर क्रॉस अगर करने की गलती करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, ये उनको समझ में आ गई होगी। आज रात भर वो ये सोचते रहेंगे कि हमने क्या करने की कोशिश की थी, आग से खेल रहे थे, और कहीं से भी वो अल्हम्दुलिल्लाह पानी के जरिए अटैक करते हैं, आपने देख लिया, फ़ज़ा के ज़रिए अटैक करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, ज़मीन के ज़रिए कभी भी कोशिश नहीं करेंगे आने की, नतीजा आपके सामने। लेकिन वो आएंगे कहाँ से? वो आएंगे आपके इस मोबाइल फ़ोन से आपके पास आएंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे। और ये अटैक कैसे करेंगे? मज़े की बात ये है कि इसके लिए उनको कोई ऐसा नहीं है आपके अगेंस्ट कोई चीज़ बनानी है,
ऐसी चीज़ बनानी है जो आपके मुल्क के अगेंस्ट होगी, आपकी फ़ौज के अगेंस्ट होगी, और आपसे सिर्फ इतना वो चाहेंगे कि आप इसको फॉरवर्ड कर दें, कम से कम 10 लोगों को आप फॉरवर्ड कर दें। वो आता है ना मैसेज कि जुमे को इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दें तो आपको जो है नया मोटरसाइकिल मिल जाएगा गेम शो के रात अंदर। पूरी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली वो ये नहीं होगा, वो इसी तरह के मैसेजेस आएंगे आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़, आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और आपसे वो कहेंगे कि जी हमें इत्तला मिली है, और जैसे वो हमारे जनरल साहब ने कहा ना फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, तो बड़ी काम की लाइन थी। तो ये काम अब नहीं करना, अब समझ में आ गया। इस दौरान भी जब ये सारा एपिसोड चल रहा था ना, तो हमारे यहाँ बेवकूफ़ लोग जो थे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उन उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन, बल्कि अब से कुछ देर पहले भी जब ये सीज फायर हो गया तो मैंने जब पोस्ट अपनी लगाई है लिखकर सीज फायर की, तो उसके अंदर भी कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं जी फलाना जगह हमारे पास रिपोर्ट आई है कि जी अटैक हो गया। अब बताइए कौन सी सोर्सेज हैं आपको ये बातें बता रही हैं, आपको गुमराह कर रही हैं। इन चीज़ों से बचें, लोगों में खौफ हिरास पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा सॉरी ताहा, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। यासिर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि इसको भी थोड़ा ब्रीफ करें कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि हमारी देखने वाली आवाम को भी पता चले, ताकि आइंदा अगर ऐसा कुछ हो तो वो मोहतात रहें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता। आप मुझसे सारी चीज़ें निकलवाना चाह रही हैं, चलो मैं आज बैठकर आज ये भी बता देता हूँ। आज काफ़ी ज्ञान हो चुका है। आज ज्ञान हो चुका है, चलो ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए खुदा का वास्ता, पहले कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये साइबर अटैक्स कैसे होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंग है ना, आज आपको बड़े मज़े की बात है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उससे हमने डैमेज किया, वो सबसे बड़ा नुकसान है। हमने आज जहाज़ गिरा दिया, रफ़ाइल गिरा दिया, ये बड़ा नुकसान है। असल नुकसान पता है क्या है? असल नुकसान ये कि जो उनकी वेबसाइट्स और उसके ऊपर जो डाटा था ना, वो न सिर्फ लीक किया, उनको हैक किया, बल्कि उसको मार्केट में सेल पे भी लगा दिया। अब ये डाटा की इंपॉर्टेंस है क्या, ये शायद मेरी बात जो है आईटी वालों को तो समझ में आ जाए, आप लोग भी समझ लें। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस भी कंट्री की जीत है ना, उसकी डाटा तक एक्सेस पर है, उसके पास ये पता है उसको कि अगर आप मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। आप सब ने देखा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा, मिसाल के तौर पे आपका इंटरेस्ट है हॉर्स राइडिंग में, आप हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ अगर सर्च करते हैं ना, थोड़ी देर बाद आप अपनी सारी सोशल मीडिया ऐप्स पे देखेंगे आपको हॉर्स और हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक्स और आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, एड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने प्रोडक्ट की लिंक के ऊपर क्लिक किया हो या उसका वीडियो चलाकर देखा हो, आप देखेंगे हर थोड़ी देर बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसी कपड़े का ऐड आना शुरू हो जाएगा, और आप हैरान रह जाएंगे। आप जो एप्लीकेशन को आप करेंगे, ऊपर स्वाइप करेंगे, आपके पास उससे रिलेटेड कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन होता है? ये मुमकिन होता है डाटा से, और क्योंकि आप इसमें कंज्यूम हो रहे हैं और आप ही ये मार्केट हैं, तो ये डाटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि आप क्या चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपके डाटा से जो है वो सबको पता चल जाती है। तो जब आप दुश्मन आपके डाटा तक एक्सेस हासिल कर लेता है ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी नाकामी होती है। फिर वो आपकी टेंडेंसीज को भी जज कर लेता है, वो आपकी वीकनेसेस को भी जज कर लेता है, इवन ये कौन सी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर लेते हैं ये भी जज कर लेता है। वो ये भी देख लेता है कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, ये भी आपको जो वो कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें इस डाटा के अंदर आती हैं। तो फॉर गॉड सेक इस चीज़ का बड़ा एहतियात रखें, ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकल रिलेटेड चीज़ें आप जो सर्च करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं ना, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको, क्योंकि वो ये चीज़ें बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो नादान लोग हैं उनको नहीं पता, कोई देखते हैं ना, उनके पास उनके लीडर के हवाले से, उनकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ के हवाले से जो बहुत सारी जो वीडियोज़ आ रहे होते हैं, वो इसलिए आ रहे होते हैं कि ये दुश्मन बना रहा होता है, और आपको जब उसका एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आप जब उससे रिलेटेड चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। आप उसको बगैर तस्दीक के सही भी मानते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड करना शुरू भी कर देते हैं, ट्रेंडिंग पे भी ले आते हैं, और फिर जब वो पूरी सोसाइटी में फैल जाता है तो एक नैरेटिव इस्टेब्लिश हो जाता है। ये है इसका सबसे ख़तरनाक पहलू। तो खुदा का वास्ता इन तमाम चीज़ों से बचें। सिक्योरिटी के हवाले से करने की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे, कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी भी हवाले से हो। सबसे पहले आपकी जो सबसे सीक्रेट चीज़ होती है ना, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और आपका मदर्स नेम। ये चंद चीज़ें हैं जो हम बड़ी आसानी से डिस्क्लोज कर देते हैं। माजरत के साथ, अभी मदर्स डे कब है मुझे बताना ज़रा, आज या कल, क्या उसकी डेट है? ये मदर्स डे पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, इसको आप ख्याल रखिएगा ताकि आपके काम आए, आप लोगों के लिए भी है, कि ये मदर्स डे के ऊपर उमूमन लोग ये करते हैं कि अपनी वालदा के साथ जो है वो तस्वीर लगा के उनका नाम मेंशन करते हैं और उसको टैग कर देते हैं। अब हैकर क्या करता है, हैकर बड़ी आसानी से जाता है, आपका नाम उसके ऊपर मेंशन होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तीसरी चीज़ क्या आपको हैक करने के लिए रिक्वायर्ड है,
वो सिर्फ आपका मदर्स नेम है, वो बासानी आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है और वहाँ से वो आप कहीं पे भी एक्सेस ले सकता है बहुत आसानी से। ये 3 बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, मैं इस वक्त ये सारी चीज़ें वो बताऊंगा, वरना ये लोग मुझे भगा देंगे। और तो कोशिश ये करें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। इस वक्त जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, अब जो एंड नज़र आएगा ना, जो अब वॉर असल शुरू होगी वो थ्रू सोशल मीडिया की, जो कि बहुत पहले शुरू हो चुकी है। लेकिन जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो समझ लें कि सोशल मीडिया पे पहले से ज़्यादा मुहतात रहना है। जो भी पसंद है बिल्कुल ठीक है, इंतजार करें, हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके हक में शायद फैसला आ जाएगा, आप उसका इंतजार करें। फेक न्यूज़ से जो है वो फेक गुरेज न्यूज़ से करें, बचें, चाहे सही न्यूज़ है। मैं एक और बात बता दूं, सही न्यूज़ भी है, पहले जो सोर्सेज हैं उससे कंफर्म करें, उसके बाद किसी को फॉरवर्ड करें। और अक्सर लोगों को मैंने सुना है, मैंने तो सिर्फ एक बंदे को फॉरवर्ड की थी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं हमने तो सिर्फ एक ही बंदे को की थी, हमें पता ये ठीक नहीं है, एक बंदे को की थी। और उस एक बंदे ने भी आगे यही सोच के की कि मैंने सिर्फ एक ही बंदे को की है और किसी को नहीं की। ऐसा ही है। ये है सारी सिचुएशन। जी ताहा आप कुछ कह रहे थे? मैं यासिर से सवाल करना चाहता, यासिर, क्योंकि आप एक तज्जिया भी रखते हैं बहुत बेहतर, तो मुझे ये बताइएगा आज कि मुझे ये cease- समझ cease आ रहा fire है मेहमान हम हैं या मेहमान यासिर है, मुझे मेजबान आपको हम हैं मेहमान या बना दिया, सारे सवाल पूछे जा रहे हो, पूछो। ना सिर्फ ये मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि सीज फायर की हम बात करें ना, बारहा हमने बात की सीज फायर की, तो सीज फायर टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ होगा ऑब्वियसली, और हमारी बेसिक नीड जो थी वो थी इंडस वाटर ट्रीटी। क्या समझते हैं सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, किस चीज़ पर यह माहिदा तय हुआ होगा? देखिए ये बात तो डेफिनेटली तय है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। एक बात की तसल्ली रखें, वो इस बात की तसल्ली रखें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ना वो हमने अचीव कर लिया। और डेफिनेटली सीज फायर के लिए जो पहली शर्त रखी गई होगी ना, वो यही रखी गई होगी। अदरवाइज हमने उनसे कोई ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोई बहुत हैवी अपना नुकसान करवा लिया था जो हमें सीज फायर की तरफ मजबूर किया गया हो या हम हो गए हों। हमने सिर्फ एक चीज़ को सामने रखा है, ओके अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, इस बात के बाद इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। जी, ओके जी। ओके, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। हाँ मैं जी, ज़रा आप कर ताकि लें। बात का जवाब दे देता हूँ, फिर इसको कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि फिर अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो आएंगे, फिर उनकी बात जो है वो सुनना ज़रूरी है। तो मैं इसको इन अ नटशेल ये बता देता हूँ कि मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हमारा एग्रीमेंट है ना, ये हुआ ही इस बात के ऊपर होगा कि ये जो आपने कोशिश की थी ना एडवेंचर करने की, और ये जो आपने वाटर ट्रीटी को जो वायलेट करने की कोशिश की थी, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, कि ये था नहीं कि आप इसको जो है वो ख़त्म कर सकें या इसका पानी रोक सकें। तो मेरे ख्याल में पहली चीज़ जो है ना वो यही डिसाइड होगी, और फर्दर ये कि आगे ये होगा कि आगे आने वाले मामला जो हैं, जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो टैंगल्ड हैं, उसके ऊपर डायलॉग के ज़रिए जो है वो बात की जाएगी। और एक और चीज़ जो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अब ये इन्फॉर्मेशन है कि आइंदा, द वर्ड इज़ यूज्ड, कि आइंदा अगर कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो यू विल हैव टू पे द प्राइस। जी जी चलें जी, वरीशा ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक ओके। ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।